नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत की जो इतनी सारी परंपराएं और मान्यताएं हैं, उनकी जड़ें आखिर हैं कहाँ? जवाब हमें एक बहुत ही प्राचीन युग की ओर ले जाता है, वैदिक सभ्यता। एक ऐसा समय जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की असल नींव रखी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं आज से लगभग 3,500 साल पहले। उस वक्त एक बहुत ही शानदार सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, धीरे धीरे खत्म हो रही थी। उसके जो हलचल भरे शहर थे वो खामोश हो रहे थे और इतिहास में एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। आज इस सफर में हम यही देखने वाले हैं। हम जानेंगे कि ये नई सुबह कैसे हुई, वेदों को रचने वाले लोग कौन थे और उनकी वो ग्रामीण दुनिया कैसी थी। साथ ही हम उनके देवताओं, उनके ज्ञान और जीवन की उस शानदार योजना को भी समझेंगे जिसका असर आज तक हम पर है। तो हुआ ये कि जैसे ही एक सभ्यता का सूरज ढला, दूसरी का उदय हुआ। एक ऐसी नई संस्कृति जिसने भारत की भाषा, धर्म और समाज की नींव रखी। अब देखिए, इतिहासकार इस पूरे दौर को, जो करीब करीब 1500 से 600 ईसा पूर्व तक चला, इसे दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला है शुरुआती ऋग्वेदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जिसमें आगे चलकर बड़े सामाजिक और राजनीतिक बदलाव हुए। अब बात करते हैं इस नए युग के लोगों की, जिन्हें हम आर्य के नाम से जानते हैं। लेकिन ये थे कौन और कहां से आए थे, ये सवाल सदियों से एक बड़ी बहस का मुद्दा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, ये आर्य आखिर आए कहां से थे? ये सिर्फ एक ऐतिहासिक पहेली नहीं है, बल्कि एक ऐसा सवाल है जिस पर दशकों से विद्वानों में बहस छिड़ी हुई है, और इसका जवाब भारत के इतिहास की समझ को पूरी तरह बदल सकता है। इसको लेकर अलग अलग थ्योरीज दी गईं। किसी ने कहा कि वे यूरोप से आए, तो लोकमान्य तिलक जैसे विद्वानों ने कहा कि वे उत्तरी ध्रुव से आए थे। कुछ का तो ये भी मानना था कि वे यहीं भारत के ही थे। लेकिन जो थ्योरी सबसे ज्यादा मानी जाती है वो है मैक्स मूलर की, जिसके मुताबिक वे मध्य एशिया से आए थे। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि इनकी दुनिया असल में थी कैसी। ये एक ग्रामीण सभ्यता थी, यानी इनका जीवन प्रकृति से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था। और समाज में जो बदलाव आया ना, वो महिलाओं की स्थिति को देखकर बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। देखिए, शुरुआती ऋग्वैदिक काल में महिलाओं का बहुत सम्मान था। वो सभाओं में हिस्सा लेती थीं और यहाँ तक कि घोषा, अपाला और लोपामुद्रा जैसी विदुषियों ने तो कुछ वैदिक भजनों की रचना भी की। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, उत्तर वैदिक काल आते आते उनकी आज़ादी और उनका दर्जा धीरे धीरे कम होने लगा। उनकी पूरी अर्थव्यवस्था खेती और पशुपालन के इर्द गिर्द घूमती थी, और इसमें गाय का एक बहुत ही खास दर्जा था। उसे पवित्र माना जाता था और उस जमाने में लेन देन के लिए एक तरह से दौलत का प्रतीक भी थी। शुरुआती दौर में उनके शासन में कुछ कुछ लोकतांत्रिक बातें भी थीं। राजा को कभी कभी चुना भी जाता था और उसकी मदद के लिए दो मुख्य सभाएं होती थीं, सभा और समिति। चलिए अब उनके आध्यात्मिक और बौद्धिक दुनिया में चलते हैं, यानी उनके विश्वास और ज्ञान की दुनिया में। उनकी आध्यात्मिकता की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो प्रकृति से बहुत गहरे जुड़े हुए थे। वे मूर्तियों की पूजा नहीं करते थे, बल्कि यज्ञ करते थे, यानी अग्नि अनुष्ठान, और इसके जरिए प्राकृतिक शक्तियों का सम्मान करते थे, जैसे इंद्र जो बारिश के देवता थे और अग्नि जो आग के देवता थे। और एक दिलचस्प बात, उनके लिए सबसे पवित्र नदी गंगा नहीं बल्कि सरस्वती थी, जिसका जिक्र ऋग्वेद में बार बार मिलता है। और इस पूरी सभ्यता की नींव है 4 वेद: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और पारंपरिक रूप से माना जाता है कि इनकी रचना वेद व्यास ने की थी। इन चारों में भी ऋग्वेद सबसे पुराना और सबसे अहम माना जाता है, और जो विश्व प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है वो इसी महान ग्रंथ का हिस्सा है। एक ऐसा मंत्र जिसे आज भी करोड़ों लोग पूरी श्रद्धा के साथ जपते हैं। अब एक बहुत ही दिलचस्प बात, उन्होंने सिर्फ समाज ही नहीं बल्कि एक इंसान की पूरी जिंदगी को भी एक ढांचे में ढालने की कोशिश की। ऋग्वेद में एक जिक्र आता है 4 सामाजिक वर्गों का, या जिन्हें हम वर्ण कहते हैं। ये एक विराट पुरुष के अलग अलग अंगों से निकले माने जाते हैं, जिससे एक तरह का सामाजिक ढांचा बनता है। इसी तरह उन्होंने एक इंसान की पूरी जिंदगी के लिए भी एक तरह का रोड मैप बनाया, जिसे आश्रम व्यवस्था कहते हैं। इसमें 100 साल की जिंदगी को 4 हिस्सों में बांटा गया, छात्र जीवन से लेकर सब कुछ त्याग देने तक। तो सवाल ये उठता है कि हम आज भी इस प्राचीन सभ्यता की बात क्यों कर रहे हैं?
क्योंकि इसका असर बहुत गहरा है और इसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। सोचकर देखिए, संस्कृत भाषा से लेकर यज्ञ की परंपरा, वर्ण और आश्रम व्यवस्था और उपनिषदों का गहरा दर्शन, ये सब वैदिक युग की ही देन है जिसने भारतीय संस्कृति की नींव रखी। सही मायनों में ये वो दौर था जिसने भारत को ज्ञान, संस्कृति और एक आध्यात्मिक पहचान दी। एक ऐसी पहचान जो आज भी हमारी विरासत का हिस्सा है। और आखिर में एक सवाल, अगर उस दौर में होते तो कोई क्या बनना पसंद करता? एक ऋषि, एक योद्धा, एक किसान या फिर एक व्यापारी? ये भूमिकाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि उस सभ्यता की नींव किन मूल्यों पर रखी गई थी, ज्ञान, सुरक्षा, समृद्धि या फिर व्यापार। शायद इन सभी का संतुलन ही एक महान संस्कृति की असली पहचान है।